हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी दलित कहानी का विकास। इसके पहले कहानी विधा में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने महिला कहानीकार और पुरुष वर्ग में जितने लोगों ने कहानियों पर कहानियाँ लिखी हैं उनको हमने देखा और कुछ प्रमुख चर्चित कहानियों का भी अध्ययन कर लिया है। अगर किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर जो संपूर्ण कहानी विधा की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ये जो पुस्तक मैं पढ़ रही हूँ ये है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि मैम ये कौन सी बुक है, तो ये सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक है और इसको मैं पेज नंबर 1 से पढ़ा रही हूँ। अगर आप में से किसी ने इस पुस्तक को नहीं पढ़ा है और शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। अभी मैंने भी शुरू किया है, कम से कम 3 या 4 महीने से चल रहा है और मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये पुस्तक समाप्त भी हो जाएगी। और आज हमारा जो ये कहानी विधा है ये भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा और कल से हम लोग निबंध विधा शुरू करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर होता चले। बात करें हिंदी दलित कहानी का विकास तो इसमें एक पॉइंट दिया गया है, देखिएगा। कहते हैं कि सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। कहते हैं एक पत्रिका है जिसका नाम है मुक्ति स्मारिका। ये जो पत्रिका है इसमें एक रचना जो है लिखी गई थी वचनबद्ध, वचनबद्ध जो रचना है ये सतीश जी के द्वारा लिखी गई थी और इसी पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। मुक्ति स्मारिका कब हुई थी? 1975 में। और इसी वचनबद्ध कहानी को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया। तो यहाँ से आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला तो ये बनेगा कि हिंदी की प्रथम दलित कहानी कौन सी मानी गई, तो वो है वचनबद्ध। वचनबद्ध जो हिंदी की दलित कहानी है उसके लेखक कौन है, तो सतीश जी हैं। ये वचनबद्ध जो कहानी है ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो मुक्ति स्मारिका में। ये कब प्रकाशित की गई थी, तो 1975 में। यानी कि यहाँ पे आपको 4 तरीके से प्रश्न बने मिले ना, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक लाइन में आपको 4 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे परीक्षा में भी बनते हैं प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नलिखित हैं। कहते हैं कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नांकित हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले लेखक आते हैं सतीश, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इनकी जो कहानी है वो है वचनबद्ध, 1975 में लिखी गई और किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मुक्ति स्मारिका पत्रिका में। तो आप याद रख सकते हैं सतीश जी जो हैं वो वचनबद्ध होकर मुक्ति देते हैं स्मारिका को। वचन से अपने बद्ध जाते हैं इसलिए ये मुक्ति दे देते हैं स्मारिका नाम की लड़की को। कौन? सतीश जी। ऐसे रिलेट कर सकते हैं तो याद रहेगा ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, मुक्ति स्मारिका में। फिर आते हैं अगले लेखक मोहनदास नैमिषारण्य। इनके द्वारा जो कहानी लिखी गई है वो है सबसे बड़ा सुख। बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो पूछता है किसकी द्वारा लिखी गई है और ये विधा क्या है, तो विधा है सबसे बड़ा सुख। विधा जो है वो है कहानी, सबसे बड़ा सुख जो है ये कहानी विधा है और लेखक कौन है? मोहनदास नैमिषारण्य है। कब लिखी गई? 1978 में लिखी गई। पत्रिका की बात करें तो कथा लोक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है। कथा लोक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई है सबसे बड़ा सुख नामक जो कहानी है। तो आप याद रख सकते हैं कि मोहन का दास बनकर जब आप 7 से 8 बार कथा लोक में जाएंगे तो वही सबसे बड़ा सुख होगा आपकी जिंदगी का, वही सबसे बड़ा सुख आपको मिलेगा। कैसे याद करेंगे? कहते हैं जब आप मोहन के दास बनकर 7 से 8 बार कथा लोक में जाएंगे तभी आपको सबसे बड़ा सुख मिलेगा जिंदगी का। बस याद हो जाएगा 7 से 8 यानी कि 1978 की रचना है, कथा लोक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आगे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगले जो लेखक हैं वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी।
इनके द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई? अंधेर बस्ती 1980 की है। और जो पत्रिका है वो कौन सी पत्रिका है? निर्णायक भीम, मतलब कि निर्णायक भीम में ये कहानी जो है प्रकाशित हुई है, 1980 की है। तो याद रख सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं वो भीमराव, मतलब यहाँ पे है ना निर्णायक भीम, तो भीम से भीमराव को हम कनेक्ट कर लेंगे। भीमराव अंबेडकर से निर्णय लेकर अपनी अंधेर बस्ती में ओम का प्रकाश करते हैं। ऐसे याद कर लेंगे कि ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो हैं ये क्या करते हैं? ये भीम से निर्णय लेते हैं। भीम, या तो वो महाभारत वाले भीम को आप जोड़ लीजिए, या तो भीमराव अंबेडकर को जोड़ लीजिए। भीमराव अंबेडकर को जोड़ेंगे तो आप वो दलित वर्ग से जो है उनके भगवान माने जाते हैं, तो आप उनसे रिलेट करेंगे, ज़्यादा याद रहेगा। तो कहते हैं कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं ये भीम से निर्णय लेकर, भीम से यानी कि भीमराव अंबेडकर से निर्णय लेकर अपनी अंधेर, जो उनकी बस्ती में अंधेरा है उसमें क्या करते हैं? ओम का प्रकाश करते हैं। ऐसे याद कर लेंगे। जो बस्ती में 80 साल से जो बस्ती में अंधेरा रह गया है उसमें प्रकाश करते हैं भीमराव अंबेडकर से राय लेकर, मतलब कौन? वाल्मीकि जी। ऐसे रिलेट करेंगे तो आसानी से याद रहेगा। आगे बात करेंगे, दलितों द्वारा लिखित अन्य महत्वपूर्ण कहानियां निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं जो और दलित लेखक हैं उनके द्वारा कौन कौन सी कहानियां लिखी गई हैं। सबसे पहले आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इन्होंने लिखा है 25 चौका 150, 1993 की रचना है। सलाम 2000, घुसपैठिए 2003 की है। प्रमोशन दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल, ये सारी रचनाएं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी हैं। एक हमने पढ़ी है अंधेर बस्ती और यहाँ पे और कहानियां हैं। तो 25 चौका 150 1993, सलाम 2000 की है, घुसपैठिए 2003 की है, प्रमोशन दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन और बैल की खाल, सारी कहानियां ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। अब इनकी कहानियों को कैसे याद रखेंगे? चलिए एक स्टोरी सुनिएगा। कहते हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं ये क्या करते हैं? ये प्रमोशन के नाम पर 25 चौका 150 करके लोगों से घूस लेते थे। प्रमोशन के नाम पे, आप लोग जानते हैं निजी जिंदगी में होता है ना, प्रमोशन के नाम पे जो मैनेजर होते हैं वो प्रमोशन के नाम पे उनसे रिश्वत लेते हैं, उसके बाद उनका प्रमोशन देते हैं, है कि नहीं? तो कहते हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं ये क्या करते हैं? ये प्रमोशन के नाम पर 25 चौका 150 करके लोगों से घूस लेते थे और क्या करते थे? और सलाम करवाते थे। आपने देखा होगा जब घूस लेते हो कहते हैं हमको सलाम करके जाइएगा, मूवी वगैरह में देखे होंगे और निजी जिंदगी में भी बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो कहते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रमोशन के नाम पर 25 चौका 150 मतलब लोगों से क्या करते थे? 25 चौका 150 करके लोगों से घूस लेते थे और ऊपर से उनसे सलाम करवाते थे। तभी क्या होता है, एक दिन क्या होता है, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन को क्या होता है, पता चल जाता है इन सब के बारे में और वो क्या करते हैं, वो मार मार के उनके बाल की खाल निकाल देते हैं। मार मार के बाल की खाल यानी कि बैल की खाल, मार मार के उनके बैल की खाल निकाल देते हैं। तो इस तरीके से याद करेंगे, इनकी सारी रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा ताकि आप भूलिए मत। ओम प्रकाश वाल्मीकि प्रमोशन के नाम पर लोगों से 25 चौका 150 करके जो है उनसे घूस लेते थे और सलाम करवाते थे। उनसे क्या करते थे? घूस से घुसपैठ ही हो जाएगा। उनसे घूस लेते थे और सलाम करवाते थे। तभी एक दिन जो है दिनेश पाल जाटव को पता चल जाता है और वो मार मार कर उनके बाल की खाल निकाल देते हैं। बस याद हो जाएगा आसानी से। आगे बात करेंगे मोहनदास नैमिष-राय, इनकी रचना है आवाजें, 1997, अपना गांव, कर्ज, ये 3 रचनाएं हैं मोहनदास नैमिष-राय की। तो कहते हैं मोहन के दास अपने गांव से कर्ज लेकर नैमिष-राय में आए, जहां जो है आवाजें गूंज रही थी, जहां पर वही आवाजें गूंज रही थी। जैसे आप अगर कर्ज लेकर और चले जाइए, अपने गांव को छोड़कर चले जाइए ना, मतलब तो क्या होता है कि आप जाएंगे तो सुख चैन से नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको कर्ज चुकाना है, वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। बहुत से लोग होते हैं जो हजम कर जाते हैं भाई दूसरों का पैसा, लेकिन हजम नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपके बच्चों पर वो कहीं ना कहीं तो है जो आपकी करनी होगी वो बच्चे भोगते हैं। तो ऐसा कुछ भी ना करा करिए अपनी लाइफ में।
तो कहते हैं जो मोहनदास नैमिषराय हैं, इनको याद करेंगे कि मोहन के दास अपने गांव से कर्ज लेकर जो है कहाँ पे चले जाते हैं, नैमिषराय में चले जाते हैं। और वहां जाने पर उनको जो है वो कर्ज वाली मतलब कर्ज जब ले लेते हैं तो वो आवाज़ें उनको जीने नहीं देती, उसकी आवाज़ें उनको बार बार सुनाई देती है कि मुझे उन लोगों का कर्ज चुकाना है। बस याद हो जाएगा। आगे है दयानंद बटोही, इनकी रचना है सुरंग। 1995 कफनखोर, ये दो रचना है, एक है सुरंग और दूसरी है कफनखोर। दोनों किसकी है, दयानंद बटोही की है। तो कहते हैं बटोही यात्रा पर जाते हैं। एक जो है दयानंद बटोही क्या है, बटोही जब यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में सुरंग पड़ती है तो चोर कफन पहना देते हैं। जब सुरंग पड़ती है तो इनको क्या होता है, इनको क्या करते हैं, इनको जो है चोर कफन पहना देता है। जैसे एक सुरंग पड़ती है, दयानंद बटोही जो है ये जा रहे हैं यात्रा पे और रास्ते में एक सुरंग पड़ी तो सुरंग में क्या हुआ, तब तक एक चोर आता है, इनके ऊपर कफन डाल देता है, इनको एक कफन पहना देता है चोर। तो कफन खोर है ना, तो कफन चोर कर लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। दयानंद बटोही की दोनों कहानियां हैं। आगे बात करेंगे जो है अगले लेखक हैं सूरजपाल सिंह चौहान, इनकी रचना है हैरी कब आएगा, 1999 की है। साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या, टिल्लू का पोता। हैरी कब आएगा 1999 की है। अगली रचना है साजिश, फिर है छूत कर दिया, अहिल्या और टिल्लू का पोता। ये सूरजपाल सिंह के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे, सूरजपाल सिंह चौहान इनका पूरा नाम है, तो पूरा नाम ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि जो सूरजपाल हैं ये कहते हैं कि सूरजपाल कहते हैं कि अहिल्या ने टिल्लू के पोते को छूत कर दिया, टिल्लू के पोते को छूत कर दिया, यही साजिश चल रही है, अब हैरी कब आएगा मुझे नहीं पता। सूरजपाल कहते हैं कि अहिल्या ने टिल्लू का जो पोता था ना उसको छूत कर दिया और यही साजिश चल रही है। और फिर कहते हैं कि भाई हैरी कब आएगा, वही आएगा तभी इन सब चीज़ों से मुक्ति मिलेगी, ये साजिश पे लगाम रखेगी, लेकिन हैरी कब आएगा यही नहीं पता। आगे है सुशीला टकभौरे, इनकी रचना है सिलिया और टूटता वहम। दो रचना है, सिलिया और टूटता वहम, 1997 की है। सुशीला टकभौरे की रचना है, दो याद रखिएगा। फिर आगे है कुसुम वियोगी की रचना है 4 इंच की कलम अंतिम बयान। क्या है, 4 इंच की कलम है और दूसरा है अंतिम बयान, कुसुम वियोगी की है। तो कहते हैं कुसुम वियोगी जो है ये अपना अंतिम बयान 4 इंच की कलम से लिखते हैं। जो कुसुम वियोगी हैं, कुसुम नाम की कोई लड़की है, वो बहुत वियोग में है। तो जब इंसान बहुत दुख में होता है तो वो अपना अंतिम बयान देता है कि अब हम जिंदगी से जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही समझिएगा। कुसुम बहुत वियोग में है और अब उसे जीने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या करती है, अपना जो अंतिम बयान लिखती है वो 4 इंच की कलम से लिखती है। अगले लेखक है शिवराज सिंह बेचैन, इनकी रचना है अस्थियों के अक्षर शोध प्रबंध। अस्थियों के अक्षर और शोध प्रबंध, यह शिवराज सिंह बेचैन की है। कहते हैं शिवराज जी शोध का प्रबंध करने को कहा। शिवराज जी ने क्या किया, इन्होंने शोध का प्रबंध करने को कहा तो वे अस्थियों के अक्षर से बेचैन हो गए। वो क्या हुए, वो अस्थियों के अक्षर से बेचैन हो गए। आगे है जयप्रकाश करदम, इनकी रचना है 9 बार। इनकी रचना क्या है, 9 बार। तो कह सकते हैं करदम की, ये जयप्रकाश करदम, तो कहते हैं एक कदम का पेड़ आप लोग जानते हैं ना, तो कहते हैं करदम के पेड़ पर इनको 9 बार क्या लगी, खरोच लगी। 9 बार खरोच लगी, करदम के पेड़ से इनको 9 बार खरोच लगी। किसको, जयप्रकाश करदम को। तो करदम से जयप्रकाश करदम को याद करेंगे और 9 बार याद हो जाएगा। तो करदम का जो पेड़ है उससे 9 बार इनको खरोच लगी, याद हो जाएगा। आगे है प्रहलाद चंद्र दास, इनकी रचना है लटकी हुई शर्त, पुटुस के फूल। 1998 की रचना है पुटुस के फूल और एक रचना है लटकी हुई शर्त। दोनों किसकी है, प्रहलाद चंद्र दास की है। कहते हैं प्रहलाद चंद्र से शर्त लगी थी कि पुटुस के फूल 9 ठे लेकर आओ। कहते हैं प्रहलाद चंद्र दास जो थे उनसे एक शर्त लगी थी, शर्त से लटकी हुई शर्त, एक शर्त लगी थी जो उनके ऊपर लटकी हुई थी, तो लटकी हुई शर्त हो गई। और शर्त क्या थी कि पुटुस
पुटुस के फूल 9 ठे लेकर आओ, कि 9 ठे तुमको पुटुस के फूल लाना है, यही शर्त लगी थी और ये शर्त उनके ऊपर लटकी हुई थी तलवार की तरह। बस याद हो जाएगा, प्रहलाद चंद्र दास की है। अगले हैं अजय नावरिया, इनकी रचना है पटकथा और अन्य कहानियां, 2006 की है। उपमहाद्वीप एक धम्ब संततनो यस्सर 2012 की है। अजय नावरिया की रचना है। फिर से देखिएगा, पहली है पटकथा और अन्य कहानियां 2006 की। उपमहाद्वीप एक धम्ब संततनो यस्सर 2012 की है, अजय नावरिया की है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं एक धम्म संत तनो बनकर, एक धम्म संत तनो बनकर अजय सर, पर अजय सर जो है पटकथा कहते हैं। कहते हैं एक धम्म संत तनो बनकर अजय सर जो है, अजय से अजय नावरिया और सर से यश सर, अजय सर जो है एक क्या करते हैं, एक पटकथा कहते हैं। और कहाँ पर? उपमहाद्वीप पर। याद हो जाएगा, पटकथा से पटकथा और अन्य कहानियां। देखिए, जब रचनाओं को याद करते हैं, अगर पूरी रचनाओं के नाम नहीं याद होते तो छोटा सा शब्द पकड़िए। कभी अगर ये रचना आती है तो कम से कम ये ऑप्शन दिखेगा तो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। अगले लेखक हैं सत्य प्रकाश, इनकी रचना है रक्त बीज और सायरन, सायरन 2004 की है। तो सत्य प्रकाश कहते हैं कि जी सायरन बजाते हुए रक्त बीज को लाते हैं। जो सत्य प्रकाश हैं, सत्य प्रकाश जी सायरन बजाते हुए रक्त बीज को लाते हैं। अगले लेखक हैं अरविंद राही, इनकी रचना है दृष्टिकोण। अरविंद का दृष्टि जो है, और अरविंद का दृष्टिकोण जो है वो राही पर है। राही यानी कि रास्ते पर है। अरविंद का जो दृष्टिकोण है वो हमेशा राहों पर रहता है। तो अरविंद राही का हो गया दृष्टिकोण, याद हो जाएगा। फिर है प्रेम कपाड़िया, प्रेम कपाड़िया इनकी रचना है हरिजन, इनकी एक ही रचना है हरिजन। तो प्रेम कपाड़िया जो है इनकी रचना है हरिजन, आसानी से याद कर लीजिएगा, एक ही रचना है इनकी। आगे देखेंगे दयानंद तिलखन पारसी, दयानंद तिलखन पारसी इनकी रचना है गांव के आंचल में, 2004 की है। दयानंद तिलखन पारसी ये लेखक हैं, ध्यान रखिएगा, दलित लेखक हैं और इनकी रचना है गांव के आंचल में, 2004 की है। उमेश सिंह, अगले लेखक हैं उमेश सिंह, इनकी रचना है पहली रात का अंत। पहली रात का अंत हुआ, ये कौन बताता है? उमेश सिंह बताते हैं। तो ये उमेश सिंह की रचना है पहली रात का अंत। आगे है अगले लेखक परदेशी राम वर्मा। अब देखिए यहाँ पर एक एक रचनाएं आपको मिल रही हैं, तो एक एक रचनाओं को याद कर, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि कौन सी किसकी है, लेकिन जब 3-4 रचनाएं होती तो उनको जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे है परदेशी राम वर्मा, इनकी रचना है दिन प्रतिदिन। जो परदेशी व्यक्ति होते हैं वो दिन प्रतिदिन इधर से उधर घूमते रहते हैं, है कि नहीं? परदेशी लोग दिन प्रतिदिन इधर से उधर भटकते रहते हैं, दिन प्रतिदिन परदेशी लोग भटकते रहते हैं, याद कर लेंगे ऐसे ही। फिर है HR हरनोट, अगले लेखक हैं HR हरनोट, इनकी रचना है दारोश तथा अन्य कहानियां, कई बार पूछी गई है, 2001 की है। और दूसरी है चीन काठी, एक है दारोश तथा अन्य कहानियां 2001 की और दूसरा है चीन काठी, HR हरनोट की है। फिर आते हैं शत्रुघ्न कुमार, शत्रुघ्न कुमार की जो रचना है वो है हिस्से की रोटी, 2001 की है। तो किसके हिस्से की रोटी? कहते हैं शत्रुघ्न कहते हैं कि मेरे हिस्से की एक रोटी। शत्रुघ्न के हिस्से की एक रोटी किसके पास है? कुमार के पास है या उसकी माँ के पास है, किसी के पास भी कह सकते हैं। ये कह सकते हैं मेरे हिस्से की एक रोटी शत्रुघ्न के पास है, या शत्रुघ्न के एक हिस्से की एक रोटी मेरे पास है, कुछ भी जोड़ सकते हैं। एक से याद हो जाएगा, 2001 की है। अगले हैं विपिन बिहारी, इनकी रचना है कंधा और बिवाइयाँ, कंधा और बिवाइयाँ। तो बिवाइयाँ को आप बना लीजिए दवाइयाँ, ऐसा लग रहा है ना दवाइयाँ, जैसे मेरे मुंह से गलती से निकल भी गया अभी उच्चारण करते समय। तो कंधा और बिवाइयाँ, तो कह सकते हैं जो विपिन बिहारी हैं, एक बिहारी हैं जिनका नाम है विपिन, तो एक जो विपिन बिहारी हैं इनके कंधे की दवाइयाँ चल रही हैं, विपिन बिहारी के कंधे की दवाइयाँ चल रही हैं, उनके कंधे में बहुत दर्द होता होगा। आगे है कावेरी, एक जो है दलित लेखक है कावेरी, इनकी रचना है द्रोणाचार्य एक नहीं, 1996। कावेरी, इसको आप जोड़ सकते हैं, कावेरी नाम की एक लड़की है, वो कहती है भाई द्रोणाचार्य एक नहीं है,
द्रोणाचार्य जो हैं वो एक नहीं है, 96 द्रोणाचार्य हैं। 96 मतलब कि 96 कितने द्रोणाचार्य हैं, लेकिन एक तो नहीं है। जैसे लोग थोड़ा सा आप लोगों ने देखा होगा ना, आपस में जो लड़के लोग होते हैं बे टे रे करके बातचीत करते हैं, तो ऐसे जो है कावेरी है वो कहते हैं कि द्रोणाचार्य एक नहीं है, तो पूछते हैं कितना है, तो कहते हैं 96। तू तू 96 मतलब 96 मतलब कि आप छानबीन करिए कितने द्रोणाचार्य हैं। तो द्रोणाचार्य एक नहीं ये तो कन्फर्म है, लेकिन कितने हैं, तो कहती है 96 मतलब तू छान के पता कर कितने द्रोणाचार्य हैं। ऐसे याद करेंगे। 96 से 1996 इनकी रचना है, अरे इनका समय है। आगे है रूप नारायण सोनकर। रूप नारायण सोनकर की रचना है जहरीली जड़ें, 2005 की हैं, रूप नारायण सोनकर की, याद रखिएगा। कहते हैं भाई अगर आपको आपका अपना रूप नारायण की तरह रखना है तो आपको जो जड़ें जो होती हैं, जो जहरीली जड़ें होती हैं, उनको 5 बार लगाइए। ऐसे याद कर लीजिए भाई, किसी का रूप नारायण की तरह कैसे सुंदर होगा, जब आप जहरीली जड़ों को, जहरीली जड़ें जो होती है उनका जो रस निकलता है उनको 5 बार अपने चेहरे पर लगाइए, आपका रूप नारायण की तरह सुंदर हो जाएगा। ऐसे रिलेट कर लेंगे, याद हो जाएगा। और ऊपर वाला जो मैंने बताया है कोई इसको बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी से जोड़ा है, इससे आपको सन याद हो जाएगा, बाकी और कोई इंटेंशन नहीं है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मनोज सोनकर। मनोज सोनकर की रचना है जांच, 2005 की है। मनोज सोनकर की जो है वो रचना है जांच, 2005 की। और इनको कैसे याद करेंगे, और इनकी एक रचना मिलती है चितकबरी, इनकी एक रचना मिलती है चितकबरी। तो कह सकते हैं कि मनोज सोनकर जो है ये चितकबरी की जांच करवाते हैं। चितकबरी की जांच करवाते हैं कौन? मनोज सोनकर। मनोज सोनकर जो है चितकबरी गाय वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, तो चितकबरी गाय की जांच कौन करवाता है? मनोज सोनकर। ऐसे भी रिलेट कर लेंगे। आगे है रानी मीनू, इनकी रचना है हम कौन है, 2012 की। हम कौन है 2012 की। तो रानी मीनू से पूछती है, रानी कोई लड़की है, वो मीनू नाम की लड़की से बार बार पूछती है कि हम कौन है, बार बार पूछती है हम कौन है। तो याद हो जाएगा, रानी जो है वो मीनू से पूछती है हम कौन है बार बार, तो बार बार से 12 को याद करेंगे। आगे और लास्ट है अनीता भारती, इनकी रचना है एक थी कांठे वाली तथा अन्य कहानियां, 2012 की है। एक थी कांठे वाली तथा अन्य कहानियां, 2012 की रचना है, अनीता भारती की है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण दलित लेखक और उनकी कहानियों का अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे हिंदी की जो प्रसिद्ध कहानियां अभी तक हम लोगों ने पढ़ी हैं, उनके जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं। पात्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले एक कहानी है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई थी, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है। उसमें अगर पात्र, यहाँ से पात्र पूछे जाते हैं इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसमें कौन कौन से पात्र हैं? एक है लहना सिंह, दूसरा है सूबेदारनी, फिर है सूबेदार हजारा सिंह। 3 पात्र दिखे। लहना सिंह, प्रश्न बनता है सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है, तो वो रचना है उसने कहा था, इसी की पात्र है। लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, ये सारे के सारे जो पात्र हैं वो गुलेरी की रचना है उसने कहा था, जो कि कहानी विधा है, उसके पात्र हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह और कीरत सिंह। आगे देखेंगे, अगली जो कहानी है वो है पुरस्कार, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति। ये पुरस्कार नामक जो कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं। अरुण है, मधुलिका है, कौशल नरेश हैं और सेनापति हैं। इसके बाद अगली रचना है तीसरी कसम, ये भी कहानी विधा है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है, और इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं हीरामन और हीराबाई। बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तीसरी कसम नामक जो कहानी है रेणु की है, इसमें जो पात्र हैं वो हैं हीरामन और हीराबाई। फिर है एक रचना लाल पान की बेगम, ये भी फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, और इसमें जो पात्र हैं वो हैं बिरजू, माँ, चंपिया, जंगी की पुतोहू, जंगी की पुतोहू। ये जो 4 पात्र हैं ये लाल पान की बेगम के हैं, जो कि कहानी विधा है।
फिर से सुनिएगा, एक बिरजू है, एक माँ है, फिर है चंपिया और जग्गी की पुतोहू। आगे है रसप्रिया। रसप्रिया जो कहानी है ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। इसमें जो पात्र हैं वो है मोहना और मृदंगिया। मोहना और मृदंगिया दो प्रमुख पात्र हैं रसप्रिया नामक कहानी के। अगली जो कहानी है वो है गदल, जो कि रांगे राघव की रचना है। और गदल के जो पात्र हैं वो हैं, एक तो गदल ही है, दूसरा है गुन्न, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लौहारे। ये सारे के सारे जो पात्र हैं गदल नामक कहानी के हैं। फिर अगली रचना है चीफ की दावत। ये भी कहानी विधा है और भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई कहानी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पात्र हैं वो है मिस्टर श्यामनाथ। इनके बारे में कई बार पूछा गया है। मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और पत्नी, ये तीन पात्र हैं चीफ की दावत के, जो भीष्म साहनी की कहानी है। अगली जो रचना है वो है एक और जिंदगी। मोहन राकेश की है कहानी, एक और जिंदगी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पात्र हैं वो है प्रकाश, बीना, निर्मला और बच्चा। प्रकाश है, बीना है, निर्मला है और बच्चा है। ये जो चार पात्र हैं एक और जिंदगी नामक कहानी के हैं। आगे देखेंगे, अगली जो कहानी है वो है आर्द्रा, जो कि मोहन राकेश की है। और परसों की क्लास में हमने देखा था, शायद कल की क्लास में हमने पढ़ा था। आर्द्रा मोहन राकेश की है और इसमें जो पात्र हैं वो हैं वचन, लाली और बिन्नी। तो ध्यान रखिएगा, मोहन राकेश की ये कहानी है आर्द्रा। इसमें वचन नाम से एक पात्र वचन है, एक है लाली और एक है बिन्नी। अगली जो कहानी है वो है परिंदे, जो कि निर्मल वर्मा की है और कई बार पूछी गई है ये कहानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिंदे कहानी, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो पात्र हैं वो है लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर एलमंड। ये सारे के सारे परिंदे नामक जो कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं। ये देखेंगे, जो अगली कहानी है वो है एक पति के नोट्स। ये महेंद्र भल्ला की है और इसमें जो पात्र हैं वो है पति, सीता और संध्या। तीन प्रमुख पात्र हैं जिसमें से एक पति है और एक सीता है और एक संध्या है। फिर अगली रचना है कसाई बाड़ा, जो कि शिव मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। कल हम लोगों ने इनका अध्ययन किया था, शिव मूर्ति की दो रचनाएं थी। तो एक कसाई बाड़ा है और इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो है सनीचरी, प्रधान, दरोगा और लीडर। ये चार इसमें प्रमुख पात्र हैं। आगे आते हैं जिंदगी और जोग। ये अमरकांत की कहानी है। इसका भी अध्ययन हम लोगों ने जो है 3-4 दिन पहले क्लास में किया था। जिंदगी और जोग अमरकांत की कहानी है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो पात्र हैं वो है रजुआ, शिवनाथ बाबू, सनीचरी देवी। देखिए, एक हमने सनीचरी पढ़ा कसाई बाड़ा में और एक है सनीचरी देवी जो जिंदगी और जोग में है। तो दोनों को ध्यान रखिएगा भाई, सनीचरी कसाई बाड़ा में है और सनीचरी देवी जिंदगी और जोग में है। अगली रचना है जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की है। इसमें जो पात्र हैं वो है लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और राम स्वरूप। लक्ष्मी है, गोविंद है, लाला रूपाराम है और राम स्वरूप है। ये सारे के सारे जो है इसमें पात्र हैं जहां लक्ष्मी कैद है नामक कहानी है राजेंद्र यादव की। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कहानी है ईदगाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं ईदगाह, जो कि प्रेमचंद की कहानी है। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो तो सबको रटा ही होगा, लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा। एक है हामिद, दूसरी है अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद। ये जो है हामिद और अमीना का ज़्यादा पूछा जाता है। तो हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद, ये ईदगाह जो कहानी है उसके पात्र हैं। आगे बात करते हैं पंच परमेश्वर। ये भी प्रेमचंद की कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो है जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। दो पात्र प्रमुख हैं, और भी है लेकिन प्रमुख पात्रों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक है जुम्मन शेख और दूसरा है अलगू चौधरी। फिर इनकी एक रचना है मंत्र। मंत्र भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। मंत्र कहानी है, विधा पूछती है कि मंत्र जो रचना है वो किसकी है, कौन सी विधा है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमचंद की कहानी है। और इसमें जो पात्र हैं वो एक है कैलाश और दूसरे हैं डॉक्टर चड्ढा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पात्र पूछे जाते हैं। कैलाश और डॉक्टर चड्ढा किस कहानी के पात्र हैं, तो मंत्र कहानी के पात्र हैं। फिर है शतरंज के खिलाड़ी।
प्रेमचंद की कहानी है। इसके जो पात्र हैं वो है मिर्जा, सज्जाद अली, मीर और बेगम। मिर्जा, सज्जाद अली, मीर और बेगम शतरंज के खिलाड़ी नामक जो कहानी है उसके पात्र हैं। फिर है ठाकुर का कुआं, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। और अगर हम बात करें कि इसके पात्र मतलब कौन कौन है, तो जोखू है, जंगी है और ठाकुर है। जोखू, जंगी, ठाकुर। ये ठाकुर का कुआं, भाई ठाकुर है तो ठाकुर का कुआं, ये तो रिलेट ही हो गया। और जोखू और जंगी ये दो पात्र भी हैं जो प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं है उसके। फिर अगली रचना है नमक का दरोगा, प्रेमचंद की कहानी है। वंशीधर, पंडित आलोपी दीन, ये दो पात्र हैं नमक का दरोगा नामक जो कहानी है उसके। एक हो गया वंशीधर और दूसरा हो गया पंडित आलोपी दीन। फिर अगली रचना है पोस की रात, ये भी कहानी है प्रेमचंद की, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पात्र हैं वो हैं हल्कू, मुन्नी और जबरा। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि इनमें जो कुत्ता था, मतलब पोस की रात में जो कुत्ता था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था जबरा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बनता है। ये देखेंगे बड़े घर की बेटी, प्रेमचंद की कहानी है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो पात्र हैं वो हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी, आनंदी। ये प्रमुख पात्र हैं, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी और आनंदी। ये बड़े घर की बेटी नामक जो कहानी है उसके प्रमुख पात्र हैं। फिर अगली रचना है सदगति, ये भी प्रेमचंद की कहानी है। इसमें जो पात्र हैं वो है दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। बहुत पूछा गया है पंडित घासीराम किस कहानी के पात्र हैं, तो दुखी चमार, झुरिया और पंडित घासीराम सदगति के पात्र हैं। फिर आते हैं अगली जो कहानी है वो है सुजान भगत, ये भी प्रेमचंद की कहानी है। और इसमें जो पात्र आते हैं वो है सुजान महतो, बुलाकी और भोला। सुजान महतो, बुलाकी और भोला ये प्रमुख पात्र हैं। फिर अगली रचना है दो बैलों की कथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्रेमचंद की कहानी है। और इसमें जो पात्र हैं वो है झूरी, हीरा और मोती। हीरा और मोती जो है ये बैलों का नाम है, ठीक है। तो झूरी है, हीरा है और मोती है, दो बैलों की कथा। फिर अगली और लास्ट कहानी है कफन, सभी लोग जानते हैं प्रेमचंद की है। और इसमें जो पात्र हैं वो है घीसू, माधव और बुधिया। कई बार पूछी भी गई है, प्रेमचंद की जो कहानी है कफन उसके पात्र कौन कौन से हैं, तो घीसू है, माधव है और बुधिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा, जो दलित कहानीकार थे उनका अध्ययन किया, उन लोगों ने कौन कौन सी दलित कहानियां लिखी थी, और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण कहानी थी उनके लेखक और साथ ही साथ उनके पात्रों का भी हमने संपूर्ण अध्ययन किया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण कहानियों के महत्वपूर्ण पात्र, जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज हमारा जो ये हिंदी कहानी का विकास था जो काफ़ी दिन से चल रहा था वो आज समाप्त होता है। और आई होप कि आप सभी को ये कहानी विधा पूरी समझ में आ गई होगी और इसकी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। कल की क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, तो इसके आगे हम लोग देखेंगे निबंध विधा को, ठीक है। और इसके पहले की क्लास अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है, जैसे हम लोगों ने नाटक पढ़ लिया है और उपन्यास भी पढ़ लिया है और आज कहानी विधा भी कंप्लीट हो गई, और उसके पहले काव्य विधा जितनी है वो सारी चीज़ें, भाषा विज्ञान जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं इस पुस्तक की तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी गई है, मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से जाके सारी क्लासेस देखकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। और जो है अगर आपको मतलब संस्कृत की क्लास लेनी है तो संस्कृत की क्लास भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाई हुई है, संपूर्ण संस्कृत साहित्य का इतिहास और उसके साथ साथ संस्कृत व्याकरण भी जो परीक्षा में बनते हैं प्रश्न, वहाँ से मैंने उनको पूरा कवर किया है। तो अगर किसी को संस्कृत की क्लास भी लेनी है, संस्कृत नहीं समझ में आती, तो आप वहाँ से जाके इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को देख सकते हैं। जितनी भी क्लासेस हैं सभी परीक्षा की दृष्टि से जो है पढ़ाई गई हैं और बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये क्लास आपको समझ में आई है, क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ कमेंट के ज़रिए बताइएगा ज़रूर। और मिलते हैं कल हम निबंध विधा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।